नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। क्या एनडीए का एक और विकेट गिरने वाला है? ये एक और इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अभी से संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि हम जरा असहज हैं। हम इस बात को लेकर असहज हैं कि नई सरकार में जो चीजें हम जिस तरह से चाहते हैं शायद वो वैसे नहीं हो रही हैं। वक्फ बिल के मामले में ये दलील कई सहयोगी दलों ने दी है और उसकी कहानी अलग से, लेकिन जिसकी बात आज हो रही है वो शख्स है अजीत पवार। और महाराष्ट्र के चुनाव जब दस्तक दे रहे हैं उस वक्त अजीत पवार के खेमे से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो इस बात को लेकर जरा असहज हैं कि आज की तारीख में जो एनडीए खेमा है महाराष्ट्र में, उसमें उनका सम्मान नहीं हो रहा है। जिस तरह के वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जाहिर है कि वो अपने आप को वहां थोड़ा मुश्किल में पा रहे हैं। और इस तरह की बातें हो ही रही थी, ऐसी बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक बयान सामने आ गया है। आप जानते हैं, सम्मान यात्रा पर अजीत पवार निकले हुए हैं। अजीत पवार सम्मान यात्रा। अब ये यात्रा सम्मान यात्रा क्यों कहलाती है इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम उस बयान की तरफ ले चलते हैं जो उन्होंने दिया है। अजीत पवार ने बयान में ये कहा है कि उनसे भारी चूक हुई कि उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को लोकसभा चुनाव में बारामती में खड़ा कर दिया। आप सोचिए, कौन है यह व्यक्ति जो ऐसी बात कह रहा है, जो लगातार शरद पवार के खिलाफ राजनीति को इस तरह से आगे बढ़ा रहा था जैसे कि वो शरद पवार की जगह ले लेना चाहता हो। और उसकी इस मुहिम में लगातार मदद भी उसे मिल रही थी। मदद किन की? मदद मिल रही थी एक नाथ शिंदे की, मदद मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। एक नाथ शिंदे की जरा कम, भारतीय जनता पार्टी की जरा ज्यादा मदद। और ऐसा एक बार की लगने लगा था कि एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो महाराष्ट्र में ही है सबसे ज्यादा, हालांकि देश के कई हिस्सों में भी उसकी अपनी शाखाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार के हाथों से वो चली गई है और वो अब पहुंच गई है अजीत पवार के हाथ में। अजीत पवार को वो घड़ी छाप जो पार्टी का सिंबल है वो भी मिल गया चुनाव आयोग की तरफ से। नाम तो जाहिर है एनसीपी, और उसके अलावा अगर चुनाव चिन्ह भी मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे विधायक जो कि इस वक्त शरद पवार के आशीर्वाद से चुने गए थे, आज अजीत पवार के साथ है और वो सब के सब एक नाथ शिंदे की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव भी लोकसभा का इसी गठबंधन से लड़ा गया था और चुनाव में सफलता आशातीत नहीं मिली, न केवल अजीत पवार को बल्कि एक नाथ शिंदे को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की 42 सीटों में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली थी और मात्र 12 वहां दूसरों को गई थी। और इस तरह से पाया ये गया कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस एनडीए का महाराष्ट्र में रहा था, जबकि 2019 में ये परफॉर्मेंस 48 में 42 था। ऐसा लगा जैसे कि एक झंझावात आया एनडीए के आंकड़ों में और एनडीए के जो आंकड़े थे वो कमजोर होते चले गए। अब उस बात को भूलने का वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है और इस अवधि में सबको तैयारी करनी है विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि अगर यहां कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अगले 5 साल पछताना पड़ेगा। लिहाजा अपने अपने
चाल और अपनी अपनी गोटियां सेट करने में सारे नेता लग चुके हैं। किसको कितना सीट मिलेगा लड़ने के लिए, कौन कौन सी सीटें मिलेगी लड़ने के लिए, अभी से यात्राएं निकाल निकाल कर अपनी दावेदारी को मजबूत किया जा रहा है। तो एक तरफ आपको यात्रा पर जाते हुए राज ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव भी निकल जा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के तरह तरह की चुनौती और चैलेंज फेंके जा रहे हैं और यात्रा पर निकले हुए हैं खुद जिनकी बात हो रही है अजीत पवार। और अजीत पवार एक ऐसी शख्सियत दादा के नाम से जाना जाते हैं। कहा यही जाता था कि एनसीपी को असली में तो वही चलाया करते थे, लेकिन जब से वो अलग हुए और दो कोशिशें हुई। एक तो पहली कोशिश जो कि रातों रात शपथ लिया गया था, आपको याद होगा, और उसके कुछ ही दिनों के बाद पार्टी वापस फिर से शरद पवार के पास आ गई थी। देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ ली थी। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि आखिरकार कहाँ हैं एकनाथ शिंदे। वो मौका मिस हुआ, एकनाथ शिंदे पहले आ गए, जून 2022 याद कर लीजिए। और जब एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की मदद से, ऐसा लगा जब अजीत पवार को कि कुछ मिस हो गया, बहुत कुछ हाथ से चला गया, तो देर से देर उन्होंने भी अपनी पार्टी को तोड़ा और आकर के मिल गए एनडीए में, और इस तरह से वो एनडीए के हिस्सा हो गए। लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, उन्हें जैसा लगता था, वो सम्मान तो मिला नहीं। और अब जबकि चुनावी नुकसान भी हो गया, सोचने लगे हैं अजीत पवार। अभी हाल की ही बात है, जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा था कि चुनाव क्यों हार गई एनडीए महाराष्ट्र में। उसमें लिखा था कि अजीत पवार एक बैगेज की तरह थे, उनको साथ लाने से एनडीए को नुकसान हुआ। नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि उनके साथ साथ जो उनकी खामियां थी वो भी एनडीए में आ गई और इस कारण से नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, विवेक एक मराठी डेली है, मराठी में छपती है, मुखपत्र आरएसएस का वो भी है, उसमें भी कह दिया गया। अब अंग्रेजी में अगर ऑर्गेनाइजर में ये बात छपी थी तो आम महाराष्ट्रियन को तो ज़रा कम पता लगी होगी। हालांकि महाराष्ट्र के भी लोगों की बहुत अच्छी अंग्रेजी है, लेकिन जो सामान्य वर्ग है वहाँ तो ज़रा कम गई होगी। लेकिन मराठी डेली में अगर ये बात छप जाए कि आरएसएस ऐसा सोचती है अजीत पवार के बारे में, तो सोचिए क्या इज्जत रह गई होगी। लेकिन इन सब को शिव की तरह विष पीते हुए अजीत पवार अभी तक चलते चले आ रहे हैं। पद मिला हुआ है उप मुख्यमंत्री का, कई लोग हैं जो साथ में हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और ऐसे में जाहिर है कि बने रहना मजबूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि यात्रा में जब वो निकले हैं, सम्मान यात्रा, सम्मान की खोज में यह यात्रा, इस यात्रा का नाम देख लीजिए, सम्मान की खोज में ये यात्रा निकली है। ऐसा लगता है लोगों ने उन्हें बता दिया। सड़क पर चल रहे अजीत पवार को ये कह दिया गया है, साहब आप गलत कर रहे हैं, दादा आप गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। शरद पवार को हिला पाना आपकी बस की बात नहीं, और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में वो कुछ ऐसे संकेत देना शुरू कर चुके हैं जिसमें ऐसा लगने लगा है कि क्या वो वापसी करने वाले हैं, क्या वो वापस शरद पवार के पास जाएंगे। और इसी क्रम में जो संकेत मिल रहे थे, आज उसका एक पुख्ता प्रमाण मिल गया। खुद अजीत पवार के मुंह से गलती हो गई। बारामती में सुप्रिया सूले, बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ उम्मीदवार अपनी पत्नी को मैंने खड़ा कर दिया। हालांकि बाद में पत्नी को राज्यसभा भेज दिया उन्होंने, और उस कारण से बहुत नाराज होकर के छगन भुजबल चले गए हैं और ओबीसी राजनीति में लग गए हैं। हालांकि ऑफिशियली साथ हैं, लेकिन आज जब ये बात कह दी गई है तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में हर बढ़ता कदम घर वापसी का कदम होगा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, चुप है। भारतीय जनता पार्टी चुप है, लेकिन चुप तो शरद पवार की एनसीपी भी है। जैसे ही ये बयान हुआ, थोड़ी देर के बाद सुप्रिया सूले किसी बात पर प्रेस से मुखातिब हुई और उनसे कहा गया कि आपके भाई अजीत पवार ने ऐसी बातें कही है और ये भी कहा है
कि रक्षाबंधन के दिन वो आपके पास आने वाले हैं। जानते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे इस बयान के बारे में फिलहाल कोई पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं। साफ प्रतिक्रिया देने से वो बच गई। फौरी तौर पर जख्म गहरा है। पार्टी संभालते नहीं संभल रही थी, वो तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक तरह से डिफरेंशिएटर कर दिया, वरना क्या क्या नहीं बोल गए अजीत पवार शरद पवार को, आप रिटायर क्यों नहीं होते, अब आप कब रिटायर होंगे, कितने दिन तक राजनीति करेंगे, मेरा नंबर कब आएगा, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। आज शायद उन्हें दुख हो रहा होगा, क्योंकि बिना शरद पवार के उनका वजूद वो ऐसा कतई नहीं है जो पहले हुआ करता था। और तीसरे नंबर की सत्ताधारी पार्टी बनने से बेहतर है कि पहले नंबर के विपक्षी नेता रहे। याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, और वो क्या रुतबा थी और आज क्या रुतबा है। और ऐसे में लगता यही है कि एक बार फिर से कुछ उठापटक महाराष्ट्र की राजनीति में होना तय हो गया है। अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं और इस तरह के बयान स्पष्ट कर देते हैं कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। 17 अगस्त को अमित शाह जाने वाले हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एनडीए की बैठकें होंगी, भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर। देवेंद्र फडणवीस को लगातार मनोज जरांगे पाटिल मराठा वो चैलेंज कर रहे हैं आरक्षण के सवाल पर, मराठा आरक्षण के सवाल पर कैसे राह निकलेगी। और ऐसे में जबकि एक और मराठा नेता अजीत पवार वो कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मराठा समुदाय उनके साथ तभी तक है जब तक वो मराठा हित की बात करते हैं, जो आजकल आरक्षण के साथ हो गया है। आरक्षण जिसका समर्थन शरद पवार भी कर चुके हैं, आरक्षण जो कि इस वक्त वहां की राज्य सरकार देने में आनाकानी कर रही है। और ऐसे में अजीत पवार के लिए उस गठबंधन में बने रहना राजनीतिक तौर पर भी आसान नहीं रह गया है। अमित शाह के आगमन से पहले ही ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है अजीत पवार ने, और देखना ये है कि इस बयान के बाद चीज़ें और ज़्यादा खुलती चली जाती हैं, और ज़्यादा अजीत पवार दूर होते चले जाते हैं एनडीए से, या फिर उन्हें मना लिया जाता है, उन्हें रोक लिया जाता है। कैसे रोका जाएगा जब हर व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अजीत पवार की वजह से हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी भी सोच चुकी है कि अजीत पवार अगर न रहे तो ही बेहतर? क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला है जो मौजूदा राजनीति को बदल देगा, और जिस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको अभी नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में, ऐसे नहीं रहेंगे। क्या होता है इस पर नजरें रहेंगी। आप कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए आपको इस पूरे मसले के बारे में क्या लगता है। जाहिर है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर पूरे राष्ट्र की नज़र होती है, और इसलिए भी होगी क्योंकि ये चुनाव तय करेंगे कि आखिरकार लोकसभा में क्या हो पाया और क्या नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।